नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, चीन भारत के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है पिछले 1 साल से ज्यादा। वैसे तो आजादी के बाद से ही, जब चीन और भारत दोनों एक दूसरे के पड़ोसी बने और माने, तो पंचशील पर आगे बढ़ने वाला चीन बराबर भारत के साथ घात प्रतिघात करता रहा। लेकिन गलवान और पेंगोंगसे में जो जवाब भारतीय सेना का पिछले साल जून के बाद और जून के समय से मिला है, उसके बाद जो स्थिति इस समय एलएसी पर, खासकर के ईस्टर्न लद्दाख पर दिखी है, वो बहुत ही भयावह थी। लेकिन राजनाथ सिंह जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बाकायदा राज्यसभा और लोकसभा एक तरह से दोनों सदनों को आज उन्होंने और पूरे देश को सूचित कर दिया कि चीन और भारत, जो दोनों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी, अब वो दूर हो रही हैं, अर्थात अपने अपने उस जगह से पीछे जा रही हैं, बेस पर जा रही हैं। जो स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी, उसमें कमी आने वाली। तो ये बात आपने भी सुनी होगी। लेकिन अब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ, जो देश के जाने माने टीवी चैनल्स पर बैठते हैं और तमाम देश और दुनिया में उनकी बातें जाती हैं, और वो आपको बताएंगे कि वास्तव में इस डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का जो शब्द यूज किया है राजनाथ सिंह ने, उसके क्या मायने हैं, और वास्तव में अगर ये डिसएंगेजमेंट हो रहा है तो स्ट्रेटेजिक रूप से किसका फायदा और किसका नुकसान होगा, और अगर ये सब कुछ होगा तो क्या चीन पर हमें उस तरह से भरोसा करना चाहिए या नहीं। जी हाँ, हम जिस रक्षा विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं वो जाने माने चेहरे हैं, और मैं उनका तारुफ कराता हूं। कर्नल शैलेन, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। सर, हार्ट ऑफ इंडिया में मेरा पहला सवाल और स्वागत के साथ, कि भारत की एक बड़ी जीत के रूप में आप देखते हैं इस डिसएंगेजमेंट की घोषणा को, या आप देखते हैं कि दोनों देशों ने वस्तु स्थिति को समझ करके अपनी सेनाओं को पीछे करने का निर्णय लिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपके प्रोग्राम में आकर बड़ी अच्छा लग रहा है। आपने मुझे इनवाइट किया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक ऐसा टॉपिक उठाया है जो मेरे ख्याल मेरे देश, मेरी फौज, मेरी सरकार, आप और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत बहुत महत्व है। जिस तरीके का डिक्लेरेशन आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में किया है, पहले तो मैं इसका स्वागत करता हूं कि यस, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट करी, लेकिन अचीवमेंट की शुरुआत हो गई, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। ये जो कुछ आज, ठीक है, पॉलिटिकली इसको कैसे भी लिया जा सकता है, लेकिन हमने एक करेक्ट दिशा में चलना शुरू किया है। हमने चाइना को उस जगह लाया है जहां पर हम उसे लाना चाहते थे, कि वो ना सुनने से कम सुन रहा है, सुनकर अब वो एग्री कर रहा है, अब एग्री कर एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की बात को मान रहा है। ये एक जो शुरुआत है, ये काबिले तारीफ है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन, बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा, लड़ाई किसी के लिए भी, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। आप जो मर्जी आए कह लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है। लेकिन हम अपने हार्ट ऑफ के दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि वास्तव में जो डिसएंगेजमेंट शब्द का यूज किया गया है, क्योंकि आप उन क्षेत्रों में, उन दुर्गम इलाकों में पोस्टेड भी रहे हैं, और इसीलिए ये सौभाग्य है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप देश की जनता को समझाएंगे। वास्तव में ये जो पीछे हटने की प्रक्रिया है, जो वाकईदा शुरू हो चुकी है, ये कितना पीछे जाएंगे, और वो जो पैंगोंग से झील की बात की जा रही है, उससे दूर जाने के बाद क्या जो तनाव है वो कम हो जाएगा। इस थोड़ा साधारण शब्दों में जनता को समझाने की कोशिश करिए सर, इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है सर। आपका जो सबसे वैलिड सवाल है, जो मेरे ख्याल काफी लोगों को समझ नहीं आता होगा, दैट इज कॉल्ड एज डिसएंगेजमेंट। डिसएंगेजमेंट क्या है? कि अगर ये आप हैं और ये मैं हूं, हम इसमें डिसएंगेज या एंगेज कैसे हैं? हम दोनों को अगर मिला दें, ये भी एंगेजमेंट है। एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, ये भी एंगेजमेंट है। और बाय द वे, चाहे हम दूर भी खड़े हो जाएं और अपने सारे हथियार एक दूसरे की तरफ कर रखे हैं, ये भी एक एंगेजमेंट है, बाय द वे।
अब डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस स्टार्ट करने का मतलब ये है, जो आज की रियलिटी है, कि जो हम आई बॉल टू आई बॉल, मैं आपको देख पाता हूं, आप मुझे देख पाते हैं। मेरी पोस्ट में मैं आपको बाइनाकुलर से देख पाता हूं, नेकेड आई से देख पाता हूं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से देख पाता हूं, लेकिन जब तक मैं आपको देख पाता हूं, दिस इज कॉल्ड एज आई बॉल टू आई बॉल। क्लियर कट मैं आपको देख पा रहा हूं, वो आप मुझे देख पा रहे हैं। अब इस प्रोसेस में जो डिसएंगेजमेंट है, वो पहला स्टेज डिसएंगेजमेंट का ये होता है कि कोशिश करी जाए कि आपका और मेरा आंखों से सामना ना हो। जो हम आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में है, बिना किसी बाइनोकुलर, बिना किसी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के, जो हम आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं, एक दूसरे को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ शायद धक्का मुक्की तक करने की नौबत ला सकते हैं। इस प्रोसेस से हटने के लिए जो डिसएंगेजमेंट स्टार्ट करी जाती है कि चलिए पहले आप 50 मीटर और मैं दोनों 50-50 मीटर दूर जाएं, 100-100 मीटर दूर जाएं, 200-200 मीटर दूर जाएं, 300-300 मीटर दूर जाएं। ये पहली बार जो डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि इस बार ये जो डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो साइमल्टेनियस होगी। अब आप मेरे ख्याल इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, जिम्मेदारी का स्टैंड लिया है, कि पहले हम इंसिस्ट कर रहे थे कि चाइना आप आगे आए हैं, आप ही पीछे जाएं। जी। हम उसके बाद पीछे जाएंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल इंडिया ने चीजों को रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट किया है कि ओके फाइन, अगर हम दोनों ही इकट्ठे पीछे जा रहे हैं तो एक अच्छी बात है। और जो ये बीच का एरिया बढ़ रहा है, सो कॉल्ड नो मैन्स लैंड की तरह बात करा जा सकता है, ये जो एरिया बढ़ रहा है, इसमें ना तो आप पेट्रोलिंग के लिए आए ना मैं आऊं, क्योंकि जब आप और मैं दोनों पेट्रोल भेजेंगे वेरीफाई करने के लिए, तो दोनों के दोनों की पेट्रोल आमने सामने आएंगी और गलवान जैसे इंसिडेंट्स होने की नौबत आ सकती है। सो उसको अवॉइड करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल स्टैंड इंडिया ने मेरे ख्याल एक्सेप्ट किया है कि ओके फाइन, टू स्टार्ट विद हम उस एरिया की पेट्रोलिंग भी अभी ना करें, क्योंकि इस समय गर्मा गर्मी का माहौल है, आप भी थोड़ा सा हट रहे हैं, हम भी थोड़ा सा हट रहे हैं, आपकी पेट्रोल को हमारी पेट्रोल ने देख लिया, झगड़ा हो जाएगा, हमने आपको देख लिया, शायद झगड़ा हो जाएगा, और वो जो हमारा आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट है वो एक लड़ाई के तौर पर बदल जाएगा। सो डिसएंगेजमेंट अगर आप वर्ड पकड़ कर चले तो सीधी बात है, जो आज सिचुएशन आई बॉल टू आई बॉल है, उस आई बॉल टू आई बॉल एंगेजमेंट को हम डिसएंगेज करें, उसके अंदर एक दूरी लाए, उसके दूरी बनाए, और ये दूरी बढ़कर पहले आंखों के एक दूसरे को देखने से, और नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि हथियारों की पहुंच, कि जो आपके स्मॉल आर्म्स वेपन है उसकी आप पहुंच से एक दूसरे से दूर हो जाए, जो कि तकरीबन मानी जाती है 300 से 600 मीटर, कि अगर आप 600 मीटर एक दूसरे से दूर हैं तो आप अपने पर्सनल वेपन्स एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेंगे। वैसे भी इंडिया और चाइना के बीच में 50 साल से चला आ रहा है कि ये एक बहुत अच्छी इन्होंने पहल रखी हुई है इतने दिनों से, कि हम जब भी बॉर्डर एरियाज में जाते हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करते। दैट इज अ वेरी मैच्योर स्टैंड। सो आपके डिसएंगेजमेंट को अगर मैं समझाऊं तो उसका मतलब यही होगा कि पहले हम एक दूसरे को आंख से ना देख पाए, नेकेड आई से, और नेक्स्ट स्टेज आएगी कि एक दूसरे के हथियारों से हम दूर हो जाए। कर्नल सर, एक बहुत अहम जानकारी जो आप साझा कर सकते हैं, फिर मैं एक बात दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि इन दुर्गम स्थानों पर कर्नल सर पोस्टेड भी रहे हैं। बात सर खबर में ये आ रही है, और जो कि आज गृह मंत्री रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने बताया भी, कि फिंगर 8 to 3 का सारा खेल है, दोनों इससे पीछे तक पहुंच जाएंगी, और दोनों एक ऐसे पोस्ट पर पहुंचेंगी जो जून से पहले की स्थिति में थी। अगर ये स्थिति बन जाएगी तो पैगोंग को लेकर के जो सारा मामला था वो कहां तक रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा? पेंगैंगसो लेक जो है, इसमें अगर हमें याद आए, नॉर्थ बैंक पर फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है।
फिंगर 1 से लेके 4 तक हमारे कंट्रोल में, 4 से लेके 8 तक खाली रखी जाती है, 8 के पीछे सिरिजाप 2 और सिरिजाप 1, ये पाकिस्तान, ये चाइना के मेन बेस है, मेन बेस। इसी तरह हमारा भी मेन बेस फिंगर 3 के इंडिया वाली साइड में, इंडिया वाली साइड जी। और दोनों ही कंट्रीज इस पूरे इलाके को, दैट इज फिंगर 4 से लेकर 8 तक के बीच के इलाके में पेट्रोल भेजती आई है। मैं ये पेट्रोल खुद कर चुका हूं, मैं इसलिए आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता पा रहा हूं। जहां तक अब बात आई है कि क्योंकि अगर आप नॉर्थ बैंक की बात करेंगे, सबसे पहले नॉर्थ बैंक में चाइना ने कारगिल वॉर के दौरान पहले इनकी पोस्ट होती थी सिरिजाप 1, इन्होंने सिरिजाप 1 से लेके फिंगर 8 की तरफ एक सिरिजाप 2 पोस्ट बना ली और वो उतना और आगे आ गए। लेकिन हमारे हिसाब से, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही टॉलरेंस वाला स्टेट है, हमने इसमें ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने कहा ये उनका अपना इलाका है, वो थोड़ा आगे आए चाहे वो पीछे जाए, जब तक वो फिंगर 8 क्रॉस नहीं कर रहे हैं हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हुआ ये कि धीरे धीरे इन्होंने फिंगर 8 से लेकर फिंगर 6 तक पहले अपनी फोर्सेस भेजी। जो पेट्रोल आई थी वो पेट्रोल रुक गई, और उसके बाद अगली जो पेट्रोल आई वो आके फिंगर 5 के आगे रुक गई। इसको देखते हुए जो हमारी फिंगर 3 के पास पोस्ट थी, उस पोस्ट ने इमीडिएटली जो खबर करी, तो हमने भी अपने आप को आगे बढ़ाकर फिंगर 4 तक ले आए। और फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच में उनका और हमारा आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट है, जो अब तक चल रहा था। एंड ये हमारा मेजर डिस्प्यूट नॉर्थ बैंक में था। साउथ बैंक की तरफ, पेंगैंगसो के साउथ बैंक की तरफ, उनके और हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन साउथ बैंक का जो इलाका है वो चाइना और इंडिया के बीच में एक स्ट्रैटेजिक वॉर का इलाका है, क्योंकि वहां आपके पास जगह है लड़ाई लड़ने के लिए। नॉर्थ बैंक में मैं चल चुका हूं, इसलिए अब बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली बता रहा हूं। फिंगर 4 तक तो आप नदी के किनारे किनारे आ जाएंगे, 8 से लेके 4, लेकिन 4 के बाद अगर आप सोचे कि आपकी गाड़ियां और आगे फिंगर 1 तक पहुंच जाएंगी, वो पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वो पहाड़ी का वो दुर्गम इलाका है जिसमें 3 आदमी कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े हो सकते, जगह नहीं है, वो इतना नैरो है। सो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि उस साइड में आपके पास वॉर का स्ट्रैटेजिक एरिया नहीं है। यस, आपके पास उस तरफ क्या है कि आपके पास जो सिरिजाप हिल की जो मेन फीचर है, जिसमें से ये सारी फिंगर्स निकल, स्पर लाइंस जो हैं ये निकल कर पेंगैंगसो की तरफ आ रही हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है सिर्फ। लेकिन ये बहुत ही दुर्गम इलाका है, इस पर फोर्सेस मेंटेन कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत ही मुश्किल है। बहुत अहम सवाल से मुझे, इसी वजह से मुझे लगता है इसी वजह से मुझे लगता है, क्योंकि चाइना 4 तक आ तो गया, लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो इस इलाके में आकर कुछ गेन भी नहीं कर पा रहा। और वो गेन क्यों नहीं कर पा रहा, उसको आप समझिए। साउथ बैंक पेंगैंगसो से अगर मैं किसी भी पहाड़ी के ऊपर खड़े होता हूं, मैं नॉर्थ बैंक में क्या हो रहा है मुझे सब दिखता है। सो इस वजह से अगर आपने नॉर्थ बैंक में हमारे ये 3, 4, 5 फिंगर अगर आपने अपने कंट्रोल में ले भी लिए हैं, आपको एक्चुअली इसका कोई स्ट्रैटेजिक फायदा नहीं है, टैक्टिकल छोटा फायदा है, स्ट्रैटेजिक फायदा। आप एक फुल फ्लेजेड लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, आप एक फुल फ्लेजेड तरीके से अपनी फोर्सेस को, अपने आर्टिलरी को, अपने टैंक्स को, अपनी हैवी इक्विपमेंट को ला नहीं पाएंगे। 4 से आगे लाना आपके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाए। तो आप एक पहाड़ों वाली लड़ाई लड़ेंगे, और पहाड़ों वाली लड़ाई लड़ने के लिए चाइना में, और चाइना को पता है कि इंडियन फोर्सेस इसमें बहुत माहिर है। और इस वजह सवाल का आपने, जो मैं सवाल करना चाहता था उसका जवाब आप पहले ही दे चुके। और शायद इस ठंड में, इस 4 महीने में चाइना ने सोच लिया कि जिस स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर आकर के वो भारत पर बहुत ज्यादा आक्रामक दिखाना चाहता था, वहां वो सस्टेन नहीं कर पाए। तो सर ये स्थिति एक तरफ हम रखते हैं, और जो 9 दौर की वार्ता, जिसमें खास करके मिलिट्री टू मिलिट्री जो एक्सपर्ट्स थे, जो सीनियर्स थे, उनके बीच में भी वार्ता चली, और राजनयिक रूप से भी वार्ता चली,
उस वार्ता का दबाव जो है वो कितना दिखा है चाइना के ऊपर, या दबाव न भी कहें, क्योंकि आप दबाव नहीं मानते हैं, आपसी समझ बनाने के लिए कितना रियलिस्टिक अप्रोच चाइना ने अपनाने की शुरुआत की? आई एम वेरी हैप्पी कि आप इसे दबाव नहीं मान रहे, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से समझता हूँ कि अगर मैं और मेरी फोर्स ट्रेंड फोर्स है, मेरे जर्नल एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और क्योंकि एक चाइना की भी अपनी आर्मी है, उनका अपना अलग तरीका हो सकता है, लेकिन वो लोग भी एक तरह से इस दबाव में नहीं आएंगे कि इंडिया के फोर्सेस का दबाव है। समझदारी, उस दबाव को आज हम एक वर्ड नया देते हैं कि समझ करें, जी। वो गलतियां ना करें जो आपको, आपकी कंट्री को, आपकी फोर्सेस को लेने, इसको अगर आप टेक्निकली इवैल्यूएट करें, देखिए आप फिंगर 4 पर आकर बैठ तो गए, ग्लेशियर में जी। पाकिस्तान आकर बैठने की कोशिश जरूर कर रखा था, फायदा क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा धान का खेत है जो ग्लेशियर में इंडिया उसकी फसल काट कर अपने लिए ऐश कर रहा है या पाकिस्तान कर रहा है? बिल्कुल। सिमिलरली चाइना, क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली थोड़ा मेच्योर भी है, मैं कहता हूं कि उसको अपनी मेच्योरिटी में ये दिख गया कि यहां बैठने से अपने आप कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि साउथ बैंक में एक्चुअल लड़ाई लड़नी है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए आपको स्पेस चाहिए, और वो स्पेस क्योंकि यहां इतनी है नॉर्थ बैंक में, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको साउथ बैंक की तरफ जाना पड़ेगा जहां इतनी हो। स्पंगुर गैप सबसे बड़ा गैप है इलाके का, 2 किलोमीटर का गैप है। उस 2 किलोमीटर के इलाके के अंदर से ही फोर्सेस आ सकती हैं, गन्स आ सकती हैं, टैंक्स आ सकते हैं। और स्पंगुर गैप और कैलाश रेंज, अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना, अनफॉर्चुनेट फॉर चाइना, इंडिया ने टैक्टिकली उसे पकड़ लिया और उसको डोमिनेट कर दिया। तो अब आप इस लड़ाई के स्ट्रेटेजिक मैदान में कभी नहीं आ पाएंगे। दूसरा, आपके अंदर देखिए, आप अगर मेरे नॉर्थ बैंक पर आए हैं, आप मेरा क्या इलाका देख लेंगे, मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक्चुअली फिंगर 8 के ऊपर बैठकर खड़े होकर देखें तो आपको फिंगर 5 नहीं दिखती है, 6 दिख जाती है। लगा लीजिए 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर जी। तो इस 1, 1.5, 1.25, 2 किलोमीटर की लेंथ में जो आपको दिख रहा है, आप क्या ले लेंगे? आप कुछ नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर स्पंगुर गैप की बात करें तो जिस कैलाश रेंज के ऊपर इंडियन आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया, उनको आउटरन कर दिया अगस्त के महीने में, हम मोल्डो उनका पूरा कैंटोनमेंट देख पाते हैं। बहुत बढ़िया जी। 20 किलोमीटर तक हम देख पाते हैं। और उस 20 किलोमीटर के अंदर देखने के हमें क्या टैक्टिकल एडवांटेज है कि अगर हम चाहें, हम अपनी आर्टिलरी गन्स का फायर डायरेक्ट कर सकते हैं, मिसाइल्स के लिए काम कर सकते हैं, एविएशन से रिलेटेड हम टैक्टिकल एडवांटेज ले सकते हैं। ये सारी चीजें एक स्ट्रैटेजिक चाइना को दिखता है कि अगर साउथ बैंक मेरे काबू में नहीं रहा और इंडिया काबू में है, तो नॉर्थ बैंक मेरे लिए बैठे रहने के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका मैं कभी वो एडवांटेज नहीं ले पाऊंगा। बहुत अहम बात कही सर। अब ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजिक रूप से कम भारत 19 नहीं है चाइना से, लेकिन जो ईस्टर्न लद्दाख का ये जो पूरा रेंज है, अगर आप पैगोंग से लेकर के देखें तो जिस तरह से आमने सामने की स्थिति थी, लगभग 51,000 की करीब की सेनाएं जो है दोनों तरफ से लगी हुई हैं और टैंक तक वहां पर थे। अब जब डिसएंगेजमेंट होगा, अर्थात दूरी होगी, तो बेस पर जाने की बात कर रहे हैं कि लगभग 100 किलोमीटर पीछे तक भी जा सकते हैं ये। तो क्या इतनी ज्यादा सहमति बन जाएगी? आप तो एक मिलिट्री मैन है और वहां पर पोस्टेड भी रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली इस बात को समझ रहे हैं, और अगर ये सहमत होती है, ये सहमति बन रही है, तो आप क्या देखते हैं कि भारत और चाइना के रिलेशन अब किधर जाने वाले? देखिए, हमें अपनी इस सच्चाई से नकारना नहीं चाहिए कि ये जो 19-20 की जो ताकत की बात चलती है, कई बार चलती है कि कौन 19 है और कौन 20 है। मैं आपको बता दूं, माउंटेन वॉरफेयर में हर वो आदमी 21 है
जिसने पहाड़ी की चोटी पकड़ी हुई है, जिसने पासेस को पकड़ा हुआ है, जिसने गैप्स को डोमिनेट किया हुआ है। आप बाकी अपनी कितनी फौज लगा लीजिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिसके पास हाइट है, जिसने पासेस को कंट्रोल किया हुआ है, वो आप उसे नहीं हटा पाएंगे। आप उसके ऊपर कितनी भी फायर पावर ले आइए, ये अपने आप में, ये वर्ल्ड वॉर 2 और 1 में भी प्रूव हुआ था कि एक एक स्नाइपर ने, एक एक डिवीजन को, एक स्नाइपर एक आदमी वर्सेस एक डिवीजन 10,000 आदमी, 10,000 आदमी को एक एक महीने रोक कर खड़ा कर दिया, क्योंकि वो टैक्टिकली एडवांटेज में था, उसके पास एडवांटेज था। सो इसी तरह माउंटेन वॉरफेयर में लड़ाई इज ऑफ पासेस, लड़ाई इज ऑफ रिज लाइंस, जिसके कंट्रोल में है वो है। बड़ी सीधी बात। तो आप जब कहेंगे कि हम 19 हैं या 20 हैं, या यहां 19-20 का सवाल नहीं है। मैं मानता हूं जिम्मेदारी से कि चलिए चाइना के पास 350 न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे पास सिर्फ 150 है, सो व्हाट, बिल्कुल सो व्हाट। भाई साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आप वो कौन सा ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब है 350 वाले, पूरे 350, जो आप स्पंगर गैप में डालने के लिए कोशिश करोगे? इतने समझदार आप भी हैं, मैं भी हूं, दोनों फौजें ट्रेंड हैं कि इट विल बी यूजलेस। सो आपकी जो ये 20 वाली जो थ्योरी है जिन लोगों की, कि चाइना 20 है, 20 है अपने घर पर होगा भाई। स्पंगर गैप की बात करो, बहुत सीधी सीधी बात। आप बात करनी है हेलमेट टॉप की बात करिए, यहां पर कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सारी स्ट्रेटेजिक हाइट वाटरशेड मेरे पास है जी। और मैं उस कंपैरिजन कर लीजिए। सो इस वजह से ये 19-20 का मामला नहीं है, हाइट पकड़ने का मामला है, मजबूती से हाइट पकड़ना, और आपके अंदर वो जज्बा होना कि मैं इस हाइट को नहीं छोड़ने वाला। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये जो चाइना को प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि ये जज्बा नहीं है। आपने एक ऑक्यूपेशनल फोर्स की तरह आए, आपने सोचा था कि हमेशा की तरह इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट शायद आपका ये इग्नोर कर देगी, आपको फॉरगिव कर देगी, फॉरगिव कर देगी, मैं तो कह रहा हूं चलिए, और बात यही कि यही रह जाएगी, चलिए जी आप जहां है वहीं रुकिए, हम जहां है वहीं रुकते। इस बार उनके सरप्राइज के लिए बात यह हो गई कि एज यूजुअल आर्मी ने कड़ा स्टैंड ले लिया, लेकिन उससे ज्यादा अटक गई जनता मेरी, 130 करोड़ के, नहीं जी हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। सरकार के दोनों तरफ से हो गए हाथ मजबूत, और सरकार ने बोला कि ये टाइम है कि हम भी अपना रिजॉल्व दिखा सकते हैं, और सरकार ने अपना रिजॉल्व दिखा दिया। तीनों का कॉम्बिनेशन इतना डेडली है कि अब आप, कंपटीशन आपके और मेरे बीच में यह है कि इस ठंड में कितना आप सिकुड़ोगे और कितना मैं सिकुड़ूंगा। मेरी फौज को सिकुड़ने की आदत नहीं है ठंड में, क्योंकि मैं इतने टाइम से ठंड में रहा हूं। आप सोचिए ना, मैं अगर 1988 में मैं था, तो मतलब जो लोग अब सर्व कर रहे हैं वो तब से अब तक हैं। तो हमारा जो सर्दियों का, हमारा जो बर्फ का, हमारा जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का एक तरह से एक्सपीरियंस जो है, वो एक जज्बे के साथ है। आप एक बात बताइए, ये आप रिकॉर्ड पर चेक करवा लीजिए, कौन सी ऐसी फौज है जिसमें मरने का जज्बा है? ये इंडियन आर्मी है, एक, सिर्फ एक इंडियन आर्मी। सोचिए वो कारगिल वाला बत्रा जिसने कहा कि आऊंगा वापस जरूर, मैं किस तरह आऊंगा ये देखना है, या तो इस झंडे को लेकर आऊंगा या इस झंडे में लिपट कर आऊंगा। दिस इज अ फिनोमिनल जज्बा। बंदे ने एक बार में दोनों। तो अगर इस तरह की अगर आपकी फौज है, जिस तरह की आपकी पब्लिक सपोर्ट है, और आज की तारीख में लकीली जिस तरीके की आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही हैं, जो लोगों के मजबूरी में चल रही, मैं कहूंगा उनके हाथ भी मजबूत हो गए। इस वजह से चाइना समझदारी दिखा रहा है, मैं आपको बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत समझदारी दिखा रहा है कि अपने लोगों को वहां मत डालो जहां वो रहना भी नहीं चाहते, जहां सस्टेनेबल भी नहीं है, और दूसरे वाली पार्टी इंडिया अपने आप में इतनी गर्म है कि आपको ये वाली जगह बहुत ज्यादा महंगी पड़े। समझदारी दिखा रहा है चाइना। सैल्यूट कर्नल सर, आप जैसे वीरों के लिए कि जिस तरह से
आपने तो आंखों में आंसू ला दिया, ये खुशी और गर्व के आंसू हैं कि ऐसी सेना हो जो मरने का जज्बा रखती हो। बहुत बड़ी बात आपने कही कर्नल सर। बात ये है कि यहाँ तो चाइना ने दिखाया समझदारी की बात, तो आप बहुत संयत भाषा में बात कर रहे हैं। एक आर्मी पर्सनल होने के बावजूद, वो भी सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर रहे हैं आप, और उन इलाकों में आप पोस्टेड रहे हैं। लेकिन सर अरुणाचल तक वो धमक दिखाता जा रहा है, ये वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। और अब तो आप सिक्किम में भी देखे होंगे, लगभग 10-15 दिन पहले ऐसी खबरें आ रही हैं कि हलचल वहां भी। ये क्या है? एक तरफ तो डिसएंगेजमेंट की बात, तो समझदारी यहाँ तो उसने दिखाई, लेकिन वहां वो समझदारी क्यों नहीं दिखा रहा है कि भारत अब 1962 वाला नहीं है? पहले हम चलते हैं सिक्किम वाली साइड, क्योंकि अगेन मैं लकीली माइल 5, माइल 17 इन सारे इलाकों में रह चुका हूं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। सच बात यह है, हमारे और उनके बीच में छोटी मोटी झड़पें हमेशा होती रही। ये जो हाथ पीछे बांध कर हम एक दूसरे को छाती से छाती लगाकर जो धक्का देते आए हैं, ये आज कोई नई बात नहीं, ये बड़ा रूटीन रहा है हमारे साथ। हुआ क्या है, जैसा आप जो हमने एक्चुअली जो वर्ड समझदारी लगाया ना, वो समझदारी इसलिए लगाया कि आपने कहीं अपना सिर डाला और आपको अब डर आ गया मूसलों का कि ये मूसल सिर पर पड़ेगी, अब आपने अपना सिर निकाल लिया, समझदारी दिखा दी। बड़ा सीधा सीधा बात है, क्योंकि भाई मूसल दिख रही थी ना, आपने देख लिया कि एकदम मिलिट्री टू मिलिट्री, गन टू गन, आदमी टू आदमी, मिरर इमेज। आपने आप खड़े थे सामने, एक सिपाही, मैंने 3 शीशे लगा दिए, तो अब आपको 3 सिपाही दिख रहे हैं, तो आपसे तिगुना, चौगुना, 5 गुना हमने फोर्स लगा दी। तो आपने समझदारी दिखाई कि यार यहां मत करो। हो क्या रहा है कि अरुणाचल ट्रेडिशनली हमारे लिए बड़ा पीसफुल रहा है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, किसको नहीं मालूम, अब इसमें हमें किसी उस आदमी का कमेंट नहीं लेना चाहिए जो बाल की खाल निकाले, लेकिन जिम्मेदारी से हमें बात करनी चाहिए कि अरुणाचल में चाइना अंदर आया था। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, रिकॉर्ड पर है। भालुकपोंग तक आया, जो तेजपुर से थोड़ी सी दूर पर है, दैट इज असम। वहां उसने अपना एक दरवाजा भी बनाया, सो कॉल्ड भालुकपोंग का जो दरवाजा है। भाई मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट करी नहीं थी, आप वापस भी चले गए। क्यों? क्योंकि आपने तब समझदारी दिखाई कि यहां का लोकल और ये जो मेंटेन करना पड़ेगा हमें अपनी एक्सेस को, हम इसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वापस जाने में भलाई है। ऐसा नहीं था। आप एक बात बताइए ना, अदरवाइज जब आप एक तरफ बोलते हैं कि भाई आप जीते थे उस समय, अगर आप जीते थे तो फिर वापस क्यों मुड़े, आप बताइए मुझे। क्योंकि आप समझदारी दिखा रहे थे कि आप अपनी फोर्सेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये लोकल आपका लोकल नहीं है, ये आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। सिर्फ उनका चेहरा मिल जाने से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाने से, कुछ लैंग्वेज रिलेटेड चीजें मिल जाने से सारा कुछ नहीं होता। चाइना में बहुत ज्यादा शक्ति है। इंडिया में जितनी आपको फ्रीडम है, जितनी जिसको बोलते हैं अंधाधुंध फ्रीडम है कि आप अपनी सरकार को, अपनी फौज को, अपने लोगों को कुछ भी कह सकते हो और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। ये टॉलरेंस लोकल्स के लिए बहुत अच्छी होती है कि उनको फ्रीडम चाहिए। सो चाइना वापस गया, और बाय द वे अरुणाचल में हमारी उनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एटलीस्ट 2000 से लेके 2004 तक भी जब मैं वहां था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी जो बॉर्डर बुमला, जो जहां बॉर्डर पोस्ट है, जहां उनकी और हमारी मीटिंग होती है, उनके फोर्सेस और हमारे फोर्सेस की बड़ी कॉर्डियल मीटिंग होती है, और हम एक दूसरे को बताते हैं कि देखिए आपकी पेट्रोल ऐसे गई थी, उस दिन आपने ये गलती करी थी। वो हमें बताते हैं कि हमने, हमारी भी पेट्रोल शायद आगे पीछे गई है या नहीं भी गई है। वो क्लेम करते हैं कि आप इससे आगे क्यों आए। वहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास ब्राउन लाइन, ग्रे लाइन, पता नहीं कौन कौन सी लाइनें लगा रखी हैं हमने आपस। ये जो अरुणाचल से रिलेटेड उनका ये क्या है, देखिए चाइना कोशिश ये कर रहा है कि आपको टिकल करे, गुदगुदी करे, आपको थोड़ा सा इरिटेट करे अरुणाचल पर। क्यों? बोले यार अक्साई चिन छोड़ दो, फिर आप अपना अक्साई चिन का जो रट लगाए बैठे हो उसे छोड़ दो, नहीं तो हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये तोलमोल है।
ये आपस में तोला मोला जा रहा है कि कौन कहां कितना एडजस्टमेंट कर लेगा या कितना करवाया जा सकता है। कि अगर आप अक्साई चीन से रिलेटेड हर बार अपनी ये 38,000, 50,000, 60,000 एकर्स की जो जमीन आप मांगते हैं, जो इलीगली पाकिस्तान ने उनको दे दी, आजकल हमारी पॉलिटिकल सेटअप को क्लियरली बोल रहा है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम ये रिजॉल्व करेंगे आपके साथ कि आपको हमें वापस देनी पड़ेगी। सो वो क्या करता है, बोलता है ठीक है जी, मैं भी तो आया था अरुणाचल में आपके भालुकपोंग तक, तो अरुणाचल मेरा है। तो ठीक है भाई, अरुणाचल आपका है ना, बीजिंग मेरा है। बोले क्यों मेरा है? क्योंकि मेरी सोच कहती है कि बीजिंग मेरा है। ये तो कोई तरीका नहीं है। आपको तथ्यों के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, आपको हिस्टोरिकल डाटा भी लेना पड़ेगा। आप आए जरूर थे अरुणाचल, मैं मान रहा हूं, लेकिन आप अपनी मर्जी से वापस गए थे। सिंपल, दैट मीन्स दिस लैंड वॉज नेवर योर्स। वेरी सिंपल। आप कैसे बोल सकते हैं कि लैंड आपकी है? ये पूरा स्टेट आपका है। मैं तो मान रहा हूं ना कि आपका स्टेट, बीजिंग मेरा है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। सिंगापुर मेरा है, ताइवान मेरा है, ऐसे थोड़ी ना। जब हम अरुणाचल से रिलेटेड न्यूज पढ़ रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से देखना चाहिए कि चाइना का उसके ऊपर क्लेम करना अपने आप में गलत होगा। लेकिन यस, वो क्लेम इसलिए करता है कि इंडिया अपनी अक्साई चीन की मांग या हट छोड़ दे। सिंपल। ये सर आपने फिर एक बहुत बड़ी बात कही कि अब वो जिद नहीं होगा और बहुत समझदारी से, और रियली आप एक डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया है, समझदारी दिखाई है। और इस समझदारी में सर एक स्थिति बनती है कि जो ईस्टर्न लद्दाख का जो ये पूरा रेंज है, क्या स्थिति होने जा रही है अगले 2-3 महीनों में? बर्फ को पिघलेगी क्या? आपको दिख क्या रहा? होगा क्या, मैं आपको बताता हूं जी। हम इसको छोटे छोटे, और जो अगेन दोनों देश समझदारी दिखा रहे हैं, फिर से मैं बोलूंगा, जी जी जी, कमजोरी नहीं है। अगर कल हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल दे कि कमजोरी है और अगर उसमें हम बह जाएं तो ये गलत हो जाएगा। जी जी जी। भाई अगर कमजोरी है तो तुम आकर इसे ताकतवर कर दो, भेज दीजिए अपने 10% वॉलंटियर्स जो आकर सो अब हम आपका ये वाला पर्टिकुलर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम बोलते हैं, आपने बोला कि हम चाहें 100 किलोमीटर दूर जाएं वापस अपनी जगहों पर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए अगेन, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई मीडिया सेंसेशन भी नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूंगा सच्चाई लेनी चाहिए। राजनाथ जी ने क्या बोला, हमारी इंडिया की क्या डिमांड है? अप्रैल की पहले जो जहां था वो वहां जाए। सीधी सी, पिछले साल अप्रैल में आप जहां थे, हम जहां थे, उस स्थिति में आया जाए। सीधी सीधी बात है। भाई आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी जगह है जहां हम या वो 100 किलोमीटर अंदर आए? मैं जानना चाहूंगा उन लोगों से कि जिन लोगों का सोच है कि 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30, भाई साहब तुमने नापा कैसे? मैं ये जानना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने कौन सा रिप्रेजेंटेटिव? कुछ लोगों ने तो 700 किलोमीटर तक नाप दिया है। हाँ, वो बिल्कुल एक्चुअली ठीक। मैं फिर अगर ऐसे नापना है, मैं 3,500 किलोमीटर नापूंगा अलोंग दी बॉर्डर। 3,500 किलोमीटर नापता हूं मैं, क्या बड़ी बात है? अगर होड़ नंबर्स की है तो भाई साहब 3,500 किलोमीटर पे लड़ो जी। ये क्या 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये क्या है? जिम्मेदारी ये है कि अगर आप अप्रैल की सिचुएशन में जहां थे आप वहां जाइए, हम जहां थे हम वहां जाते। एंड मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में बिल्कुल नहीं है, ये 50 किलोमीटर बिल्कुल नहीं है, ये मेरी गारंटी ले लीजिए। जी जी जी। मतलब मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि मेरे पास रोजाना वहां से कोई फोन आता है, लेकिन अगेन हमें पता है कौन कहाँ है। जी जी। अब उसमें एग्जैक्ट जाने में घाटा ये होता है कि फिर वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। जी जी। जो जहां था वो वहां जाए, और इस डिस्टेंस को कवर करने में भी आपको ज्यादा समय इसलिए लगने वाला है क्योंकि ये सर्दियों का मामला है। आपके पास जहां जहां अगर आप 25 गज भी पीछे जाएंगे, 25 गज पीछे जाकर कहां रहेंगे? जी 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 जी। ये जो आपने 25 गज आगे अपना पूरा तामझाम खड़ा किया था, जो पोस्ट बनाई थी, इसे डिसमेंटल भी तो करना है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा।
लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली बात, और फोर्सेस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक्लिमेटाइज्ड फोर्स देनी पड़ेगी। उससे भी और अच्छी बात यह है कि अगर हम दोनों कंट्रीज एग्री करते हैं कि जी। इस तरह के एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स से आपको और मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, दोनों के दोनों आर गोइंग टू इकोनॉमिकली ब्लीड। हमारा इकोनॉमिक नुकसान होगा, हमारा ट्रेड से रिलेटेड नुकसान होगा पूरी दुनिया में। बाकी दुनिया में आप एक बात बताइए, सारी दुनिया अभी अगर इंडिया के सपोर्ट में आ जाए, मैं कहता हूं इंडिया में अंदर आके कौन लड़ने को तैयार है? कोई एक भी राजी नहीं। हर कंट्री को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, हर कंट्री को अपनी इकोनॉमी खुद ग्रो करनी पड़ेगी। चॉइस आपके हाथ में है कि आप अपनी इकोनॉमी इस तरह के एडवेंचर्स में मिसयूज करें, वेस्ट करें, क्योंकि इसमें पैसा लगता है, ये ऐसे ही नहीं बनता। अब आप बताइए, हमने भी तो पोस्ट बनाई है, उन पोस्ट को बनाने के लिए कुछ पैसे लगे होंगे। अब उसको डिसमेंटल कर जब हम वापस पीछे आएंगे, पैसा तो बर्बाद गया ना। सो समझदारी है दोनों कंट्रीज की कि यस, इस सब में कुछ नहीं रखा, आप अपनी जगह जाइए, मैं अपनी। और इस समझदारी का जो बेहतर परिणाम है वो दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, ये आपका विश्वास है? जी 100% सवाल मेरा ये है, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि इतना तो तय मानिए कि आप जो है वो चीन की परस्ती करता है, तो पाकिस्तान कौन परस्ती करता है? पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान इस को लेकर के जो एक समझदारी दोनों दिखा रहे हैं, वो परेशान होगा या खुश होगा? अगर आप इस इंसिडेंट्स को पिछले एक साल में इवेलुएट करें तो सेंसेशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको बताता हूं। सेंसेशनल यह है कि पाकिस्तान बहुत परेशान होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ होप यही रहती है कि कुछ चाइना करे और किसी तरह इंडिया चाइना के साथ एंगेज हो तो शायद हमें कुछ सांस लेने को मौका लगे, शायद हमें 2 टेररिस्ट भेजने को मौका लगे। लेकिन इस बार पाकिस्तान को भी ये सरप्राइजिंगली दिखा कि जो इंडियन आर्मी काफी टाइम से बोल रही थी 2 प्रोंग वॉर, कि 2 दिशाओं वाली जो वॉर है, अब तो दिख रहा है कि वो 2 नहीं 3 या 4 दिशाओं में लड़ाई हो रही है। कैसे? लद्दाख में भी हो रही है, JNK वाली पाकिस्तान में भी हो रही है, ईस्टर्न अपना सिक्किम वाले एरिया में भी हो रही है, अरुणाचल वाले में भी हो रही है, और सब जगह इंडियन आर्मी खड़ी है, कहीं किसी ने विड्रॉ नहीं किया। सो दैट मीन्स आज की तारीख में पाकिस्तान को रियलाइज होता है कि इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक एक अलग जज्बा बना चुकी है कि अब हम इसमें वापस भी नहीं हो पाएंगे। आप बताइए, क्या गवर्नमेंट बोल सकती है आज की तारीख में कि चलिए जी सिक्किम वाले पार्ट को हम नहीं देखेंगे? पब्लिक खा जाएगी, पब्लिक खा जाएगी। आप क्या बोल सकते हैं कि नहीं जी आजकल हम जरा लद्दाख में बिजी हैं तो पाकिस्तान थोड़ा आप अपना मामला ठीक ठाक रख लो? बिल्कुल सही बात यार, हम तंग, इट्स नॉट पॉसिबल। आप वापस भी नहीं जा सकते, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और उसमें अगेन हमें पाकिस्तान को एनकरेज करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान खुलकर चाइना के फेवर में नहीं आ रहा, खुलकर, या इंडिया को खुलकर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा चाइना के अगेंस्ट, हमें उसको एनकरेज करना चाहिए। अगेन ये डिप्लोमेसी है, एंड इट्स अ गुड डिप्लोमेसी, देयर इज नथिंग बैड इन डिप्लोमेसी। क्योंकि आपको मालूम है कारगिल हमारे बीच में बहुत बड़ा युद्ध था, ट्रेड तो फिर भी चल रहा था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा हमने वापस लिया, कितने दिन बाद लिया? पहले दिन क्यों नहीं लिया? सो पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज कि अगर उन्होंने 2 टेररिस्ट को बंद किया है, हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए। यस, वी अप्रिशिएट, आप और करिए, हम तो चाहेंगे कि आप FATF में कभी ना आए, लेकिन अपनी चीजें ठीक करिए। देखिए, अगर वो FATF में आ गया, अगर वो बिल्कुल टेरर स्टेट बन गया जिस तरीके का वो बनता चला जा रहा था, उससे हमें क्या फायदा है? पहली बात, हमें तो घाटा ही है। तुम जितने ज्यादा टेररिस्ट ज्यादा बनोगे पाकिस्तान, हमारे लिए उतनी तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि हम इस तकलीफ को जड़ से नहीं काटते हैं। हम अटैक तो करेंगे नहीं अभी इतनी सी बात के ऊपर कि आपने 2 टेररिस्ट को अरेस्ट किया, तीसरे को क्यों नहीं किया? सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान के लिए जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है कि इंडिया चाइना के साथ अगर लग जाता है, ये एडवांटेज अब उसको नहीं दिखता है।
उसे दिख गया है कि इंडिया अपने आप में दोनों तरफ एक बैलेंस्ड फोर्स, एक क्रेडिटेबल डिटरेंट फोर्स रख सकता है। क्रेडिटेबल डिटरेंस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। जो दिखता है वही बिकता है। अगर पाकिस्तान को दिखता कि हम JNK बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर पर कमजोर हैं, राजस्थान के बॉर्डर्स पे कमजोर हैं, आपको क्या लगता है उसको इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? बेवकूफ होगा जो वो फायदा ना उठाए। लेकिन उसे दिखता है कि नहीं, ये लोग यहां खड़े हैं, ये गए नहीं है, इन्होंने इस इलाके को छोड़ा नहीं है, इस इलाके से कोई भी चीज कम नहीं करी गई है फौज में। हमने अपने साउथ से लिए हैं लोग, हमने कहीं से भी लिए हैं, हमारी अपनी एडजस्टमेंट है, सिंपल। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एक तरफ हमने चाइना और पाकिस्तान दोनों को ये बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप इस सोच में बिल्कुल मत पड़िए कि अगर हम चाइना के साथ एंगेज हैं तो तुम्हें फायदा हो जाएगा, और अगर हम पाकिस्तान के साथ एंगेज हैं तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। आप दोनों निश्चिंत रहिए, हमारे पास आप दोनों का इलाज है। सीधी सीधी बात। बहुत अहम बात कही है कर्नल सर आपने। और एक बार फिर आप जैसे पूर्व सैनिकों के जो जज्बा आप सैनिकों को देते हैं, जो जज्बा आप पूरे देशवासियों को देते हैं, और हमारा सेना अधिकारी कितना डिप्लोमेटिक तरीके से बात को सोचता समझता है, शायद आपकी बात से पाकिस्तान के सैन्य विशेषज्ञ या जी कहना चाह रहे हैं। जी जी आप बोल रहे हैं। जी सर, मैं डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं, बड़े पॉइंट ब्लैंक डायरेक्ट तरीके से आपके माध्यम से अपने देश की पब्लिक को बोलना चाहूंगा। मत आइए गलत बातों में विश्वास, मत डालिए विश्वास। आपके पास एक गलत खबर आती है, उसे रोक लीजिए अपने पास, उसे मत करिए फॉरवर्ड। बिल्कुल मत बह जाइए उन दो शब्दों पर कि किसी ने बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 1 इंच लैंड। अब आप देख रहे हैं वही 1 इंच लैंड के लिए तो सारा काम हो रहा है कि हम आज राजा जी ने क्या कहा, हम अपनी 1 इंच लैंड भी चाइना में नहीं जाने देंगे। वेट करिए। और जिसको दिख रही है कि 100 किलोमीटर चली गई है, भाई साहब आप आइए और ठीक करवाइए। मेरे आपको इनविटेशन है। बहुत महत्वपूर्ण बात, डोंट बहुत महत्वपूर्ण बात। पॉलिटिसाइज। और शायद आपकी इस बात में वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, इस नजरिए से पॉलिटिसाइज करके देश के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। अगर एक सैन्य विशेषज्ञ, एक सैन्य अधिकारी के मुंह से जो बातें सुने तो आप उसकी वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से कर्नल शैलेंद्र, जो कि इन पोस्टेड पर बाकायदा काम कर चुके हैं और बहुत ही वीर सेना अधिकारी रहे हैं और तमाम टीवी चैनल्स पर बैठकर अपनी बात रखते हैं, आज जिस तरह से रक्षा मंत्री ने डिसएंगेजमेंट को बताया है, समझाया है, उसको अपने आसान भाषा में आपको समझा करके कर्नल शैलेंद्र ने यह बताने की कोशिश की है कि वास्तव में चीन और पाकिस्तान अब किस तरह से समझदारी का रास्ता अख्तियार करके शांति कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत ने अपनी समझदारी के साथ अपनी ताकत का एहसास करा दिया। फिलहाल हार्ट ऑफ इंडिया में इतना ही। कर्नल शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।